हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर ऊपर से उसके मैक्रो लेवल पर अगर हमें जानना है तो हमें उस अर्थव्यवस्था के एसडीपी यानी उसकी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसकी पर कैपिटा इनकम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था हो तो उसमें वहाँ उस अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन विनिर्माण, ये सब हम जो प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं। फिर दूसरा सेक्टर होता है जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें विनिर्माण, निर्माण कार्य, विद्युत परिवहन इत्यादि ये इसमें हम लेते हैं। और जो उसका तृतीयक क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर होता है उसमें व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन और अन्य सेवाएं उसमें शामिल होती हैं, है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि घरेलू उत्पत्ति में सम्मिलित होते हैं। अब जो घरेलू उत्पत्ति है उसका अनुमान लगाना आवश्यक तो है ही, लेकिन उसके अनुमान को हम जब लगाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से उसकी गणना की जाती है ना। जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में सारा उत्पादन आइटम्स के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में आता है ना। कृषि से उत्पादन आता है, पशुओं से उत्पादन आता है, मछली पालन से आता है। फिर दूसरा क्षेत्र उद्योग का है, तो उसमें भी प्रोडक्ट के रूप में उत्पादन आता है, तो उसमें हम भी निर्माण कार्य, विद्युत, गैस, जल पूर्ति और सारा उत्पादन क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। फिर तीसरा क्षेत्र हम जो लेते हैं उसमें आप देखिए सारी सेवाएं सम्मिलित होती हैं, यानी इसमें कोई प्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, राइट। इसमें जैसे बीमा है, संचार है, बैंकिंग है, होटल है, वास्तविक संपदा है, रेल है, सड़क है। तो इसमें प्रोडक्शन दिखता नहीं है, लेकिन वो सेवा के रूप में होता है। अब ये तीनों क्षेत्र अलग अलग हैं। तो देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जब किसी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि वाला या प्राथमिक क्षेत्र उसकी आय उस क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है, पहले क्षेत्र से, जिसको हम कृषि या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसका मतलब अर्थव्यवस्था अभी विकास के प्राथमिक दौर पर है। अगर उद्योग धंधों से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब अभी विकास के द्वितीयक दौर पर है। और सेवा क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था का जब विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीनों क्षेत्रों को अलग अलग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की कौन सी स्टेजेस हैं, अर्थव्यवस्था विकास के कौन से दौर से गुजर रही है और अभी कितना आगे जाना उसका बाकी है, ठीक है। अभी गणना जो है, इससे बहुत सारे लाभ हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो राज्य में घरेलू उत्पत्ति के अनुमान के बारे में हम कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे। अब जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तो हमने बात की थी स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य, इस तरह से बात की थी। तो लेकिन हम जब वर्तमान मूल्य में तो सिर्फ हमको फ़ायदा होता है जानने में कि वर्तमान में क्या जो भी एसडीपी है या एनडीपी है वो होगी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे पिछले कुछ 10 वर्षों से या 5 वर्षों से, तो हम स्थिर मूल्यों पर उसको ज्ञात करके और स्थिर मूल्यों पर के आधार पर ही ज्ञात करेंगे। इसके बारे में हमने नेशनल इनकम आपने पढ़ा था, उसमें पिछले साल आप उसको पढ़ चुके हैं सारा। तो स्थिर मूल्यों पर राज्य की आय ज्ञात करने के लिए एक आधार वर्ष ले लिया जाता है, ठीक है। तो उस आधार वर्ष को भी अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हर राज्य, हर देश समय समय पर बदलता है। जैसे मान लीजिए पहले 1954-55 को आधार वर्ष लिया गया, लेकिन फिर बाद में बहुत लंबा समय गुजर गया तो फिर 1970-71 को आधार वर्ष लिया गया। फिर 1993-94 को लिया गया, फिर 1999-2000 को, फरवरी 2015 में इसको हमने 2004-05 से बदलकर 2011-12 को आधार वर्ष कर लिया है। यूजुअली आधार वर्ष को वो वाला वर्ष चूज़ किया जाता है जो नॉर्मल ईयर होता है, ना तो उसमें प्रोडक्शन बहुत हाई होना चाहिए और ना प्रोडक्शन किसी भी कारणों से बहुत नीचे गया हुआ होना चाहिए। तो उसको हम आधार वर्ष के रूप में ले लेते हैं और उसी के आधार पर, उसी साल के मूल्यों के आधार पर अन्य सालों की राष्ट्रीय आय या राज्य की आय को आकलन किया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार से आकलन हो गया,
एक तो आधार वर्ष और एक वर्तमान मूल्य। फिर एक हम करते हैं बाज़ार कीमतों पर और साधन लागत पर, है ना। साधन लागत यानी कि जिसमें टैक्सेस वगैरह या सब्सिडीज़ शामिल नहीं हैं, और बाज़ार कीमतों पर जिसमें टैक्सेस शामिल होते हैं। अब इसमें 2011-12 के जो स्थिर मूल्य हैं उनके आधार पर हम जो राज्य की राष्ट्रीय उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब राज्य की जो उत्पत्ति है उसको हम 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो उत्पत्ति विधि, यानी जितना भी उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, यानी कृषि, पशुपालन, खनन, पत्थर निकालना, पंजीकृत विनिर्माण कार्य, जिसमें भी उत्पादन दिखाई देता है। जैसे कृषि में गेहूँ उत्पादन हुआ, दैट कैन बी सीन, है ना, तो उसको देखा जा सकता है। तो ये सारा का सारा जो इस तरह का उत्पादन है उसको हम उत्पत्ति विधि के द्वारा या वर्धित मूल्य की विधि या इन्वेंट्री विधि, इन सब से पता करते हैं। फिर आय विधि कि ऐसा जिसमें कि सिर्फ आय प्राप्त होती है और उसमें सिर्फ वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग होता है, तो उसमें लोगों को आय प्राप्त होती है। जैसे डॉक्टर को आय प्राप्त हुई, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, कोई गेहूं का उत्पादन नहीं करता, कोई पलंगों का या कोई चादरों का या कोई मशीनों का, किसी का भी उत्पादन नहीं करता वो, लेकिन वो अपनी सेवा देता है। तो उसका उत्पादन का पता करने के लिए हम उसकी आय को क्राइटेरिया मानकर चलते हैं। तो इसमें यूजली इसमें आय विधि में क्या क्या शामिल किया जाता है, जो भुगतान कर्मचारियों को होता है, जो पूंजी का ब्याज मिला, जो भूमि का लगान, किराया, लाभ, मूल्यह्रास, इसको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है। फिर इस प्रकार से तो एक तो प्रत्यक्ष रूप से हो गया, एक परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से आय का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र की श्रम शक्ति का पता लगाते हैं। फिर सैंपल के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत से हम गुणे करते हैं। यह विधि यूजली कहाँ पर लागू होती है, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, असंगठित सड़क परिवहन, होटल, घरेलू उद्योग, घरेलू सेवाएं आदि क्षेत्रों का अनुमान, जहाँ से कि बहुत प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं, वैसे आंकड़ों को हम इस प्रकार के विधि से परोक्ष रूप से पता करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस टेबल में आप देखेंगे कि 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर जो अर्थव्यवस्था की आय थी करोड़ रुपए में, वो है 4,36,465 करोड़ रुपए 2011-12 की। ठीक है। फिर अगर हम उसको कंपैरिजन करें 2015-16 से, तो वो हो गई 5,44,014, राइट। तो वृद्धि दर क्या हुई, 11-12 से 12-13 में 4.24, फिर वृद्धि दर रही 6.07, फिर 6.11, फिर 6.23, और जो वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर थी वो 13.18, 11.27, 11.37, 10.12। ठीक है। अब जो राज्य की घरेलू उत्पत्ति, उसमें जो परिवर्तन आए उसको अगर हम देखें तो तीसरी जो विधि हम जिसको शामिल करते हैं हम, वो है व्यय विधि। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम व्यय विधि के आधार पर पता हमें करना होता है, क्योंकि उसमें हम डबल काउंटिंग से बचना चाहते हैं, है ना। तो किसी चीज़ की डबल काउंटिंग ना हो जाए। जैसे आप मकान बना तो उसमें सीमेंट भी अगर हम गिन लें, इस्पात भी गिन लें, ईंट भी गिन लें, पत्थर भी गिन लें, और फिर मकान का मूल्य भी गिन लें, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू ऐड जितनी होती जाती है उसके आधार पर व्यय के अनुसार कि कितना कहाँ व्यय हुआ उसका टोटल लेकर के इस तरह के क्षेत्रों में हम व्यय विधि का उपयोग करते हैं। अब जो राज्य की घरेलू उत्पत्ति है उसमें अगर हम देखिए प्रति व्यक्ति आय को शामिल करें, तो क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति आय का जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति है उसको पता किया जा सके। तो 2011-12 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति अगर हम देखें तो शुद्ध, देखिए वहाँ पर कुल थी, पहले वाली जो टेबल थी उसमें कुल उत्पत्ति थी, इसमें शुद्ध यानी कि मूल्यह्रास और गिरावट को निकाल दिया गया है। तो प्रति व्यक्ति आय है NDP और डिवाइडेड बाय मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो इसमें 57,427, फिर बढ़कर हुई 63,722, फिर 69,925, फिर 76,881,
और 83,423। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। ठीक है, अब बाकी हम कल करेंगे, अभी आप इतना देख लीजिए। फिर हम आगे जो डाटा है, आगे जो आंकड़े हैं NSDP के और प्रति व्यक्ति आय के, उसके आगे 15-16 के या इससे आगे हम कल बात करेंगे।